विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल टैलेंट हिंदी क्लासेस पे हार्दिक स्वागत है। आशा है कि आप लोगों की पढ़ाई इस समय सुचारू रूप से चल रही होगी, क्योंकि आप लोगों का बोर्ड एग्जामिनेशन 24 फरवरी से शुरू हो रहा है। तो आशा है कि आप सभी मनोयोग से अपनी तैयारी में लगे होंगे। आज मैं आप लोगों के समक्ष खंड काव्य लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। आपका खंड काव्य है मातृभूमि के लिए। मातृभूमि के लिए खंड काव्य किस किस जिले में पढ़ाया जाता है, पहले तो आप ये समझिए कि मातृभूमि के लिए खंड काव्य मुजफ्फरनगर, गोरखपुर, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, लखीमपुर और मैनपुरी, इन 6 जिलों में मातृभूमि के लिए खंड काव्य पढ़ाया जाता है। एक बार फिर से समझ लीजिए कि मातृभूमि के लिए खंड काव्य जो है वह जनपद मुजफ्फरनगर, गोरखपुर, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, लखीमपुर और मैनपुरी के लिए निर्धारित है। तो जो बच्चे इस जिले से बिलोंग करते हैं उन्हीं के लिए यह खंड काव्य है। अब मैं बात करता हूं मातृभूमि के लिए खंड काव्य की। तो मातृभूमि के लिए खंड काव्य के लेखक हैं डॉक्टर जयशंकर त्रिपाठी, और यह खंड काव्य जो है 3 सर्गों में विभाजित है, जिसका पहला सर्ग है संकल्प, दूसरा सर्ग है संघर्ष और तीसरा सर्ग है बलिदान। इस तीनों सर्गों का कथानक मैं आपको थोड़ा थोड़ा संक्षेप में बता देता हूं, उसके बाद हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। कि पहला जो सर्ग संकल्प है, इसमें देश की स्वाधीनता से पूर्व का वर्णन है। देश की स्वाधीनता से पूर्व हमारे देश पर अंग्रेजों का साम्राज्य था और अंग्रेजों के साम्राज्य से भारतीय जनता करा रही थी और उनसे मुक्ति चाहती थी, और उसी मुक्ति के लिए जनता संघर्ष छेड़ देती है, जिसमें कि आपके गांधी जी असहयोग आंदोलन का आह्वान करते हैं, जिसमें जनता बहुत चढ़ बढ़ करके हिस्सा लेती है। और इसी कड़ी में विदेश में बैठे बैठे मिस्टर रॉलेट ने रॉलेट एक्ट पारित कर दिया, जिसके विरोध में जलियांवाला बाग नामक स्थान पर 14 अप्रैल 1919 को एक विशाल जनसभा का आयोजन होता है, जिसमें बूढ़े बच्चे जवान सभी सम्मिलित थे। तभी अचानक जनरल डायर वहां आता है और अपने 50 साथियों को लेकर के निहत्थे जनता पर गोलियां चलवा देता है, जिससे बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है। और इसी मृत्यु का समाचार जब चंद्रशेखर आजाद को मिलता है तो वो बड़े दुखी होते हैं। उस समय वो विद्या अध्ययन के लिए काशी में अध्ययनरत रहते हैं। मातृभूमि की भावना उनके दिल में भरी हुई थी पहले से ही, और उन्होंने देश को आजाद कराने का संकल्प लिया। तो ये है आपका पहला सर्ग संकल्प। मैं केवल संक्षेप में आपको बता रहा हूं, अभी मैं विस्तृत बताऊंगा। संघर्ष में चंद्रशेखर के साथी और चंद्रशेखर आजाद अंग्रेजों से मुठभेड़ लेने के लिए धन इकट्ठा करते हैं, जिसमें काकोरी कांड में योजना बना करके ट्रेन लूटा जाता है, पैसे खजाने लूटे जाते हैं, जिसमें बहुत सारे साथी पकड़े जाते हैं और कुछ को उसमें फांसी होती है, कुछ को आजीवन जेल की सजा हो जाती है। उसी में साइमन कमीशन इस झगड़े के निपटारे के लिए भारत आता है। इस साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय घायल हो जाते हैं और उनको मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु के समाचार से पूरे देश में शोक व्याप्त हो जाता है, और उनकी मृत्यु का बदला लेने के लिए
स्कॉट को मारने की योजना बनाई जाती है, जिसमें सैंडर्स मारा जाता है और खाली असेंबली में यानी संसद में खाली बेंचों पर अपने विरोध जताने के लिए बम फेंका जाता है, जिसमें भगत सिंह को गिरफ्तार किया जाता है और उन्हें फांसी हो जाती है। इस तरह से दूसरे सर्ग के कथानक में बहुत सारे साथी चंद्रशेखर आजाद के या तो जेल में बंद होते हैं या फिर उन्हें फांसी दे दी गई होती है। तीसरा सर्ग है आपका बलिदान। चंद्रशेखर आजाद को अब पूरा दायित्व तो उन्हीं के कंधों पर था देश को आजाद कराने का। तो चंद्रशेखर आजाद अपने एक साथी जिनका नाम रुद्र था, उनके साथ बैठ करके इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में कुछ विचार विमर्श कर रहे थे। अपने किसी साथी का इंतजार कर रहे थे, तभी किसी ने मुखबिरी कर दी और उस मुखबिर के चलते वहां पर अंग्रेजी पुलिस आ जाती है और पूरे अल्फ्रेड पार्क को घेर लेती है। चंद्रशेखर आजाद अपने साथियों को वहां से विदा कर देते हैं और अकेले ही अंग्रेजी पुलिस से मुठभेड़ लेते हैं। बहुत सारे अंग्रेजी पुलिस को मार गिराते हैं, लेकिन अंत में जब एक गोली शेष रह जाती है तो अंग्रेजी पुलिस के हत्थे चढ़ने से अच्छा खुद को मरना बेहतर समझते हैं और अपनी ही गोली से मार करके बलिदानी हो जाते हैं। तो ये रहा तीनों सर्गों का आपके समक्ष संक्षेप में कथन। अब हम आपको तीनों सर्गों को विस्तृत तौर से आपको समझाते हुए बताते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका प्रश्न इसी तरह से आता है कि मातृभूमि के लिए खंड काव्य के आधार पर इसके प्रथम सर्ग संकल्प या द्वितीय सर्ग संघर्ष या तृतीय सर्ग बलिदान का कथानक संक्षेप में लिखिए, या तीनों में से किसी एक का कथानक संक्षेप में लिखने को आएगा तो आप लिख देंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं डॉक्टर जयशंकर त्रिपाठी द्वारा लिखित मातृभूमि के लिए खंड काव्य को। अब आप इस प्रश्न के उत्तर में कैसे लिखेंगे, आपको लिखना कैसे है कि डॉक्टर जयशंकर त्रिपाठी द्वारा रचित मातृभूमि के लिए खंड काव्य देश की स्वाधीनता और गौरव के लिए प्राण न्यौछावर करने की प्रेरणा देने वाला वीर रस प्रधान खंड काव्य है। यानी डॉक्टर जयशंकर त्रिपाठी द्वारा रचित मातृभूमि के लिए खंड काव्य जो है वह देश की स्वाधीनता, देश को स्वतंत्र कराने और उसकी गौरव के लिए प्राण निछावर करने वाला वीर रस प्रधान खंड काव्य है, जिसमें स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद के जीवन की गौरव गाथा वर्णित है। इस खंड काव्य का संपूर्ण कथानक 3 सर्गों में विभक्त है। यानी इसमें चंद्रशेखर आजाद के जीवन की गौरव गाथा वर्णित है और मातृभूमि के लिए खंड काव्य का जो कथानक है, जो पूरी कहानी है, जो पूरी थीम है, वह 3 सर्गों में विभाजित है। कौन कौन से में कि पहला जो है यानी प्रथम सर्ग संकल्प है और द्वितीय सर्ग संघर्ष है और तृतीय सर्ग बलिदान है। ये 3 सर्ग हैं। इन्हीं तीनों सर्गों पर आपको चर्चा करनी है। आपसे पूछता है कि मातृभूमि के लिए खंड काव्य के आधार पर किसी एक सर्ग, चाहे संकल्प को पूछ ले, चाहे संघर्ष को, चाहे बलिदान को, चाहे तीनों को संक्षेप में पूछ ले, तो आपके पास इसका आंसर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुनः एक बार समझ लीजिए कि डॉक्टर जयशंकर त्रिपाठी द्वारा रचित मातृभूमि के लिए खंड काव्य देश की स्वाधीनता और गौरव के लिए प्राण न्यौछावर करने की प्रेरणा देने वाला वीर रस प्रधान खंड काव्य है। यह वीर रस प्रधान है, जिसमें स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद की गौरव गाथा वर्णित है। यानी इस खंड काव्य में चंद्रशेखर आजाद के जीवन
की कथा वर्णित है। इस खंड काव्य का संपूर्ण कथानक 3 सर्गों में विभाजित है। इस खंड काव्य का जो कथानक है, जो इसकी कहानी है, वह 3 सर्गों में विभाजित है। पहला सर्ग है इसका संकल्प, दूसरा सर्ग है संघर्ष और तीसरा सर्ग है बलिदान। तो मातृभूमि के लिए खंड काव्य 3 सर्गों में विभाजित है, संकल्प, संघर्ष और बलिदान। और इसमें चंद्रशेखर आजाद के जीवन की घटनाओं का वर्णन किया गया है। इसके प्रथम सर्ग संकल्प का कथानक इस प्रकार है कि स्वाधीनता से पूर्व इस पावन पुनीत धरती पर अंग्रेजों का साम्राज्य था। हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। अंग्रेजों के अत्याचार, अन्याय और शोषण से त्रस्त भारतीय जनता कराह रही थी। फलतः भारतीय जनता अपनी जन्मभूमि की रक्षा व अपनी आजादी के लिए स्वयं ही संघर्ष छेड़ देती है। इस दुखमय स्थिति से छुटकारा पाने के लिए ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया और जनता को सहयोग के लिए प्रेरित किया। प्रतिरोध स्वरूप ब्रिटिश शासन ने भारतीयों के विरुद्ध दमन चक्र चलाया। ऐसी विकट परिस्थिति के बीच मध्य प्रदेश के भावरा नामक गांव में एक साधारण ब्राह्मण किसान परिवार में चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ। प्रथम सर्ग संकल्प है। स्वाधीनता से पहले इस पावन पुनीत भारतीय धरती पर अंग्रेजों का साम्राज्य था। अंग्रेजों के अत्याचार से, उनके शोषण से भारतीय जनता बिल्कुल परेशान थी, त्रस्त थी, करा रही थी और इतना परेशान हो गई कि स्वयं ही संघर्ष छेड़ देती है। इस संघर्ष को आगे बढ़ाने में महात्मा गांधी ने अपनी अहम भूमिका निभाई। उन्होंने उस समय असहयोग आंदोलन चलाया और जनता को उससे जुड़ने के लिए प्रेरित किया, जिसमें कि सरकारी कर्मचारियों ने अपने कार्यालय छोड़ करके, विद्यार्थियों ने अपने कॉलेज छोड़ करके उसमें चढ़ बढ़ करके हिस्सा लिया। और इस स्थिति को देख करके ब्रिटिश शासन घबरा गई और उन्होंने दमन चक्र चलाया। उन्होंने एक एक्ट लगा दिया, रौलट एक्ट, जिसके तहत बिना बताए किसी को भी किसी भी समय गिरफ्तार कर लिया जाता था और उन्हें जेल में बंद कर दिया जाता था। ऐसा करने के लिए उन्होंने किसी से कोई सलाह नहीं ली। इसके विरोध में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। एक बार फिर से समझ लीजिए। प्रथम सर्ग संकल्प है। स्वाधीनता से पूर्व इस पावन पुनीत धरती पर अंग्रेजों का साम्राज्य था। हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। अंग्रेजों के अत्याचार, अन्याय और शोषण से भारतीय जनता त्रस्त थी। फलतः भारतीय जनता अपनी जन्मभूमि की रक्षा व अपनी आजादी के लिए स्वयं ही संघर्ष छेड़ देती है। इस दुखमय स्थिति से छुटकारा पाने के लिए ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था, जिसमें कि भारतीय जनता ने खूब चढ़ बढ़ करके हिस्सा लिया था। जनता को सहयोग के लिए उन्होंने प्रेरित किया था और जनता खूब उसमें चढ़ बढ़ कर हिस्सा ली थी। इसके प्रतिरोध में ब्रिटिश शासन ने भारतीयों के विरुद्ध दमन चक्र चलाया, एक रौलट एक्ट पारित कर दिया, जिसके तहत कभी भी किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए उसे गिरफ्तार कर लिया जाता था। ऐसी विकट परिस्थिति के बीच ही मध्य प्रदेश के भावरा नामक गांव में एक साधारण ब्राह्मण किसान परिवार में चंद्रशेखर आजाद का जन्म होता है। उसी समय
मध्य प्रदेश में भावरा नामक गांव में एक साधारण किसान परिवार के घर चंद्रशेखर आजाद का जन्म होता है। कुछ बड़ा होने के बाद चंद्रशेखर आजाद को विद्या अध्ययन के लिए वाराणसी काशी भेज दिया जाता है, जहां पर अंग्रेजों के अत्याचारों को सुन करके उनका हृदय बहुत व्याकुल हो उठता था। और इसी समय लंदन में बैठे बैठे मिस्टर रॉलट ने रॉलट एक्ट पारित कर दिया। इस एक्ट के अनुसार किसी भी भारतीय को किसी भी समय बिना अपराध बताए गिरफ्तार किया जा सकता था। कुछ बड़ा होने पर चंद्रशेखर आजाद को विद्या अध्ययन के लिए काशी भेज दिया जाता है। वहां आजाद का हृदय अंग्रेजों के अत्याचारों को सुनकर व्याकुल हो उठता था। उसी समय लंदन में बैठे बैठे मिस्टर रॉलट ने भारतीय जनता के दमन के लिए रॉलट एक्ट यानी 19 मार्च 1919 को यह पारित कर डाला। रॉलट एक्ट बना डाला। इस एक्ट के अनुसार किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय बिना अपराध बताए गिरफ्तार किया जा सकता था। इस एक्ट का सीधा अर्थ था कि राष्ट्रभक्तों पर राजद्रोह का अभियोग लगा करके उन्हें दंडित करना। कुछ बड़ा होने के बाद चंद्रशेखर आजाद को विद्या अध्ययन के लिए वाराणसी काशी भेज दिया जाता है, जहां पर अंग्रेजों के अत्याचारों को जब वो अखबार में पढ़ते हैं तो उनका हृदय व्याकुल हो उठता है, बहुत बेचैन हो उठता है। इसी समय लंदन में बैठे बैठे मिस्टर रॉलट एक्ट ने भारतीय जनता को दबाने के लिए, उनके साहस को दबाने के लिए वहां से बैठे बैठे रॉलट एक्ट नामक एक एक्ट पारित कर देता है, जिसके अनुसार किसी भी भारतीय को किसी भी समय बिना कारण बताए बिना अपराध बताए उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता था। उनका सीधा फंडा था कि जो हमारे राष्ट्रभक्त थे उन्हें राजद्रोह के मुकदमे में फंसा करके दंडित करने का था। रॉलट एक्ट के विरोध में 14 अप्रैल सन 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग नामक स्थान पर एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें लाखों की संख्या में लोग उपस्थित हुए, जिसमें स्त्री, पुरुष, बूढ़े, बच्चे सभी सम्मिलित थे। तभी अचानक जनरल डायर ने अपने 50 साथियों के साथ सभा पे गोलियां बरसानी शुरू कर दी, जिससे हजारों की संख्या में लोग मारे गए। इस घटना को चंद्रशेखर आजाद ने जब अखबार में पढ़ा तो वो बहुत ही दुखी हुए और वहीं पर अंग्रेजों के अत्याचारों से देश को स्वतंत्र कराने की प्रतिज्ञा की और अपने साथियों से कहा कि सूत्रों को रटना छोड़ो, अब स्वतंत्रता का पाठ पढ़ो। तो आइए देखते हैं कि इस यानी जलियांवाला बाग यानी रॉलट एक्ट के विरोध में 14 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर के जलियांवाला बाग नामक स्थान पर एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। सभा में लाखों की संख्या में जनता उपस्थित थी, जिसमें स्त्री, पुरुष, बूढ़े और बच्चे सभी सम्मिलित थे। तभी अचानक जनरल डायर ने अपने 50 सिपाहियों के साथ सभा पे गोलियां बरसा दी, जिसमें अनेक लोग मारे गए। आजाद ने इस घटना को अखबारों में पढ़ा, हृदय में मातृभूमि का प्रेम प्रवाहित उठा। उसने देश को अंग्रेजों से आजाद कराने की प्रतिज्ञा की और अपने सहपाठियों से कहा कि सूत्रों को रटना छोड़ो, अब स्वतंत्रता का पाठ पढ़ो।
तो रॉलेट एक्ट के विरोध में यह सभा हो रही थी 14 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नामक स्थान पर अमृतसर में। और इसी सभा पर जनरल डायर ने अपने 50 सिपाहियों के साथ आकर के सभा पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर देता है, जिससे कि हजारों की संख्या में लोग मारे जाते हैं। इस घटना को जब चंद्रशेखर आजाद अखबार में पढ़ता है तो हृदय में मातृभूमि का प्रेम उमड़ पड़ता है और वहीं पर काशी में ही उसने प्रतिज्ञा की कि अब मैं भारत को अंग्रेजों के अत्याचारों से मुक्त कराकर ही दम लूंगा। और अपने साथियों से कहा कि सूत्रों को रटना छोड़ो, अब स्वतंत्रता का पाठ पढ़ो। 15 वर्ष के इस बालक को भारतीय जनता को अंग्रेजों के खिलाफ भड़काने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करके आजाद को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। जब मजिस्ट्रेट चंद्रशेखर से उसका नाम पूछता है तो वह अपना नाम आजाद बताता है। पिता का नाम पूछने पर स्वाधीन बताता है और पता पूछने पर जेलखाना बताता है। इस प्रश्नों के जवाब को सुनकर के मजिस्ट्रेट भौचक्का रह जाता है और चंद्रशेखर को 16 कोड़े मारने की सजा सुनाता है। 16 कोड़े खाने के बाद भी चंद्रशेखर भारत माता की जय बोलता रहता है और उसी दिन से चंद्रशेखर का नाम आजाद हो जाता है। 15 वर्ष के इस बालक को भारतीय जनता को अंग्रेजों के खिलाफ भड़काने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया तो मजिस्ट्रेट ने चंद्रशेखर से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तो उत्तर मिला कि आजाद। पिता का नाम पूछा तो उत्तर मिला स्वाधीन और निवास स्थान पूछा गया तो उत्तर मिला जेल खाना। चंद्रशेखर के इस साहस को देख करके मजिस्ट्रेट भौचक्का रह गया और उसने चंद्रशेखर को 16 कोड़े मारने की सजा सुनाई। बालक बेतों की मार खाकर भी भारत माता की जय बोलता रहा। उसी दिन से चंद्रशेखर का नाम आजाद हो गया। एक बार फिर से देख लीजिए कि 15 वर्ष के इस बालक को भारतीय जनता यानी भारत के लोगों को उकसाने के जुर्म में, अंग्रेजों के खिलाफ उकसाने के जुर्म में क्या कर लिया जाता है? गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर उसे मजिस्ट्रेट जज के सामने पेश किया जाता है। जब जज चंद्रशेखर से नाम पूछता है कि तुम्हारा क्या नाम है, तो चंद्रशेखर बोलता है कि मेरा नाम आजाद है। उसके बाद पिता का नाम पूछा जाता है तो उत्तर में जवाब देता है चंद्रशेखर कि मेरे पिता का नाम स्वाधीन है। जब उससे उसका निवास स्थान पूछा जाता है तो चंद्रशेखर अपना निवास स्थान जेल खाना बताता है। चंद्रशेखर के इस साहस को देख करके मजिस्ट्रेट क्या होता है? भौचक्का रह जाता है। भौचक्का रहना का मतलब कि उसे कुछ समझ में नहीं आता। उस बालक के साहस को देख करके वह हक्का बक्का हो जाता है, सगबगा सा जाता है और चंद्रशेखर को 16 कोड़े मारने की सजा सुनाता है। लेकिन बालक चंद्रशेखर कोड़े खाकर भी भारत माता की जय बोलता रहता है और उसी दिन से चंद्रशेखर का नाम आजाद हो गया। तो ये रहा आप लोगों का प्रथम सर्ग संकल्प का कथानक, जो कि मैंने आपको संक्षेप में बताया। अब द्वितीय सर्ग संघर्ष का कथानक मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। द्वितीय सर्ग संघर्ष। द्वितीय सर्ग
द्वितीय सर्ग का कथानक इस प्रकार है कि द्वितीय सर्ग के कथानक में आजाद और उनके क्रांतिकारी संगठन के कार्यों का वर्णन है। देश को आजाद कराने के लिए उन्होंने अपने साथियों और नवयुवकों के हृदय में राष्ट्रीय चेतना की ज्वाला भड़का दी। आजाद और उनके क्रांतिकारी संगठन सशस्त्र क्रांति के लिए धन प्राप्त करने की योजना बनाई। धन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए काकोरी में सरकारी खजाना लूटा गया, लेकिन इस कांड के दौरान अशफाक उल्ला, राम प्रसाद बिस्मिल तथा सचिंद्रनाथ बख्शी को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें कि राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला को फांसी की सजा हुई और सचिंद्रनाथ बख्शी को आजीवन कारावास का दंड मिला। तो द्वितीय सर्ग का कथानक संघर्ष, द्वितीय सर्ग संघर्ष का कथानक इस प्रकार है कि द्वितीय सर्ग के कथानक में चंद्रशेखर आजाद और उनके क्रांतिकारी संगठन के कार्यों का वर्णन है। संगठन सशस्त्र क्रांति यानी अब अस्त्र शस्त्र से लड़ने के लिए उनको पैसे की जरूरत थी, तो उन्होंने काकोरी में ट्रेन लूट लिया। सरकारी खजाना जा रहा था। यहीं सहारनपुर से मुरादाबाद के बीच में एक स्थान पड़ता है काकोरी, और वहीं पर आजाद के बहुत सारे साथियों ने मिलकर के सरकारी खजाना लूट लिया, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला तथा सचिंद्रनाथ बख्शी वहीं पर पुलिस द्वारा पकड़े जाते हैं और अशफाक उल्ला तथा राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा हो जाती है और सचिंद्रनाथ बख्शी को आजीवन कारावास का दंड मिलता है। सन 1928 ईस्वी में भारतीय झगड़े का निपटारा करने के लिए साइमन कमीशन भारत आता है। भारत में साइमन कमीशन का भारत से साइमन कमीशन वापस जाओ यह कहते हुए उसका विरोध किया गया, क्योंकि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। इसलिए भारतीयों ने साइमन कमीशन गो बैक यानी भारतीयों ने साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लगाते हुए इसका विरोध किया। इसी विरोध में अंग्रेजी पुलिस ने भारतीयों पर लाठियों से प्रहार शुरू कर दिया, जिसमें लाला लाजपत राय बुरी तरह से घायल हो गए और कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु का समाचार पाते ही पूरे भारत में शोक व्याप्त हो जाता है और चंद्रशेखर आजाद दिल्ली में तत्काल क्रांतिकारी संगठनों का एक सम्मेलन आयोजित करते हैं और वहीं पर लाला लाजपत राय के हत्यारे स्कॉट को मारने की योजना बनाई जाती है तथा असेंबली में, संसद में बम फेंकने की योजना बनाई जाती है। सन 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन झगड़े की जांच हेतु भारत आया, लेकिन भारतीयों द्वारा साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लगाते हुए इसका विरोध किया गया, जिससे उन पर लाठियों से प्रहार किया गया, जिसमें लाला लाजपत राय घायल हो गए। कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु का समाचार सुनते ही पूरे भारत में शोक व्याप्त हो गया। चंद्रशेखर आजाद ने दिल्ली में तुरंत क्रांतिकारियों का एक सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें लाला लाजपत राय के हत्यारों को मारने की योजना बनाई गई तथा संसद में बम फेंकने की योजना बनाई गई। 8 अप्रैल
सन 1929 ईस्वी को पब्लिक सेफ्टी बिल पास होता है, यानी जनता रक्षा बिल पास होने के विरोध में असेंबली में, संसद में खाली बेंचों पर बम फेंक करके विरोध जताया जाता है, जिसमें कि बम फेंकने के जुर्म में सरदार भगत सिंह को और बटुकेश्वर दत्त को गिरफ्तार कर लिया जाता है और लाला लाजपत राय के हत्यारे स्कॉट को मारने के चक्कर में सैंडर्स मारा जाता है और उसमें सुखदेव को गिरफ्तार किया जाता है। यानी सैंडर्स के जुर्म में सुखदेव को गिरफ्तार किया जाता है और भारतीय असेंबली में यानी संसद में बम फेंकने के जुर्म में सरदार भगत सिंह को और बटुकेश्वर दत्त को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसमें से कि 31 मार्च को, जिसमें 23 मार्च 1931 को भगत सिंह और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई जाती है, फांसी दे दी जाती है तथा बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास की सजा होती है। अब चूंकि चंद्रशेखर आजाद के जितने साथी थे या तो वो जेल में बंद हो गए थे या उन्हें फांसी दे दी गई थी, तो इस तरह से अब स्वतंत्रता का सारा दायित्व आजाद के कंधों पर आ गया था। एक बार देख लीजिए, 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को पब्लिक सेफ्टी बिल यानी जनता रक्षा बिल पास होने के विरोध में संसद में खाली बेंचों पर बम फेंका गया तथा लाला लाजपत राय के हत्यारे स्कॉट को मारने के चक्कर में सैंडर्स मारा जाता है। स्कॉट को मारने की योजना बनाई जाती है, लेकिन क्या होता है कि सैंडर्स मारा जाता है बम फेंकने के आरोप में। बम फेंकने के आरोप में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को गिरफ्तार किया गया तथा सैंडर्स की हत्या के जुर्म में सुखदेव को गिरफ्तार किया गया। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह और सुखदेव को फांसी की सजा हुई तथा बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास का दंड दिया गया। अब स्वतंत्रता का सारा दायित्व आजाद के कंधों पर आ गया। तो इस तरह से 1929 में पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में खाली संसद में खाली बेंचों पर बम फेंका जाता है, जिसमें बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लाला लाजपत राय के हत्यारे स्कॉट को मारने के चक्कर में सैंडर्स मारा जाता है, जिसमें सुखदेव को गिरफ्तार किया जाता है और इन तीनों में से भगत सिंह को, सुखदेव को सैंडर्स की हत्या के जुर्म में, सुखदेव को फांसी की सजा होती है और खाली बेंचों पर बम फेंकने की जुर्म में भगत सिंह को 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी की सजा हो जाती है तथा बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास की सजा होती है। अब संपूर्ण दायित्व आजादी का चंद्रशेखर आजाद के कंधों पर आ जाता है। तो ये रहा आपका द्वितीय सर्ग संघर्ष का पूरा कथानक। अब तीसरा और आखिरी सर्ग है बलिदान। बलिदान सर्ग में चंद्रशेखर आजाद के अंतिम संघर्षमय जीवन का वर्णन है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद के अधिकतर साथी या तो फांसी पर लटक गए थे या वो जेल में बंद हो गए थे। एक दिन की बात है, चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद, जिसका नाम अब प्रयागराज है, के अल्फ्रेड पार्क में बैठ करके अपने साथियों के साथ
किसी साथी का इंतजार कर रहे थे। काफी समय बीत जाने के बाद जब वह साथी नहीं आता तो चंद्रशेखर आजाद को उस पर शक होता है कि मेरे साथ गद्दारी हुई है। तभी अचानक वहां पर अंग्रेजी पुलिस की गाड़ियां आ जाती हैं और अल्फ्रेड पार्क को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। चंद्रशेखर आजाद अपने साथियों को वहां से निकल जाने को कहता है और अकेले ही वहां पर अंग्रेजी पुलिस से मुठभेड़ ले लेते हैं, जिसमें कि अंग्रेजों के बहुत सारे सिपाहियों को वो अकेले ही मार गिराते हैं। जब आखिरी गोली शेष बचती है तो अंग्रेजों के हत्थे चढ़ने से अच्छा वो खुद मर जाना बेहतर समझते हैं और आखिरी गोली अपनी कनपटी पर मार करके शहीद हो जाते हैं। तो इस तरह से तीसरे सर्ग का कथानक, तीसरा सर्ग जो बलिदान है उसका कथानक कुछ इस प्रकार है कि तृतीय सर्ग के कथानक में चंद्रशेखर आजाद के अंतिम संघर्षमय जीवन की गौरव गाथा वर्णित है, क्योंकि आजाद के प्रमुख साथी या तो फांसी पर लटक चुके थे या जेल में बंद थे। क्योंकि फांसी पर लटक चुके थे या जेल में बंद थे तो अब आजाद अकेले ही बचे थे। चंद्रशेखर आजाद प्रयाग इलाहाबाद में स्थित अल्फ्रेड पार्क में अपने मित्रों के साथ बैठे वार्तालाप कर रहे थे। शायद वे अपने मित्रों के साथ किसी का इंतजार कर रहे थे। काफी समय बीत जाने के बाद भी वह नहीं आया तो उन्हें शक हुआ कि उनके साथ गद्दारी हुई है। तभी वहां अचानक अंग्रेजी पुलिस की गाड़ियां आ पहुंची। उनका शक सही निकला। पुलिस ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। उन्होंने उसी क्षण मित्रों को वहां से चले जाने को कहा और अकेले ही पुलिस का सामना करने लगे। उन्होंने पुलिस के अनेक जवानों को मार गिराया। जब केवल एक गोली शेष रह गई तो वे अंग्रेजी पुलिस के हाथों गिरफ्तार होने से अच्छा मर जाना बेहतर समझा और अंतिम गोली अपनी कनपटी पर दाग करके स्वयं बलिदानी हो गए। जब उनका मित्र काफी देर इंतजार करने के बाद नहीं आया तो उन्हें शक होता है कि कहीं ऐसा नहीं कि वह मित्र हमारे साथ गद्दारी कर गया हो। तभी अचानक वहां पर अंग्रेजी पुलिस की गाड़ियां आ जाती हैं और अल्फ्रेड पार्क को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। चंद्रशेखर आजाद अपने मित्रों को उसी क्षण चले जाने को कहते हैं और अकेले ही अंग्रेजी पुलिस से मुठभेड़ ले लेते हैं। अंग्रेजी पुलिस को बहुत सारों को वो मार गिराते हैं। जब आखिरी गोली शेष रह जाती है तो अंग्रेजी पुलिस के हाथों गिरफ्तार होने से बेहतर मर जाना समझते हैं और तभी वहीं पर वो अंतिम गोली अपनी कनपटी पर दाग करके यह भारत माता का वीर सपूत सदा सदा के लिए बलिदानी हो जाता है। उनकी मृत्यु ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। अपने इस महान नायक को खोकर जनता की आंखें नम थी। आज भी साधारण जन आजाद के नाम को बड़ी श्रद्धा से याद करता है और उनके शौर्य की गाथा कुछ इस प्रकार गाता है कि मरने पर भी डर रहा जनरल बनकर क्षुद्र, वंदनीय तुम राष्ट्र के साहस शौर्य समुद्र, गाकर तेरा चरित यह मिटता हर्ष विषाद, राष्ट्र प्रेम जगता प्रबल शौर्य मूर्ति आजाद। जब उनकी मृत्यु का समाचार सभी सुनते हैं तो पूरे राष्ट्र में शोक की लहर दौड़ जाती है और आज भी लोग बड़ी श्रद्धा से
चंद्रशेखर आजाद का नाम लेते हैं और उनके शौर्य पराक्रम की गाथा कुछ इस प्रकार से गाते हैं कि मरने पर भी डर रहा जनरल बनकर क्षुद्र, वंदनीय तुम राष्ट्र के साहस शौर्य समुद्र, पर तेरा चरित्य मिटता हर्ष विषाद, राष्ट्र प्रेम जगता प्रबल, शौर्य मूर्ति आजाद। तो तीसरे सर्ग में जो तीसरा सर्ग है वह बलिदान है और तीसरे सर्ग बलिदान में चंद्रशेखर आजाद के अंतिम संघर्षमय जीवन की गौरव गाथा वर्णित है। इस तरह से मैंने आप लोगों के समक्ष मातृभूमि के लिए खंड काव्य के तीनों सर्गों का कथानक संक्षेप में बताया और विस्तृत में लिख करके बताया। आशा है कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। यह 3 नंबर का प्रश्न है, निश्चित आता है। अगला प्रश्न चंद्रशेखर आजाद का चरित्र चित्रण लेकर के खंड काव्य के अंतर्गत ही वह भी आता है। तो अगला जो प्रश्न है वह चंद्रशेखर आजाद का चरित्र चित्रण रहेगा। मातृभूमि के लिए खंड काव्य के आधार पर चंद्रशेखर आजाद का चरित्र चित्रण कीजिए, ऐसा आपके प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो अगली वीडियो हमारी चंद्रशेखर आजाद के चरित्र चित्रण पर रहेगी। धन्यवाद बच्चों।